हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग कक्षा 10वीं के जो विषय विज्ञान है, जो मॉडल पेपर जारी हुआ 2023-24 का, उसका हम लोग देखेंगे सेट 1। क्या देखेंगे? सेट 1 का हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, कवर करेंगे इस वीडियो में। कक्षा 10वीं का जो विषय विज्ञान जो है उसका हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। जो पूर्णांक कितना रहेगा? 40 नंबर का रहेगा और समय कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटा जाएगा। और कुल कितने प्रश्न रहेगा? 40 प्रश्न में से आपको एक प्रश्न सही बनाने से आपको 1 नंबर मिलेगा और गलत से उत्तर देने से आपको 1 नंबर भी नहीं कटौती किया जाएगा। तो कुल कितना नंबर रहेगा? कुल 40 प्रश्न रहेगा, उनमें से 1 अंक का रहेगा प्रत्येक प्रश्न। अब प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प नीचे दिया रहेगा, सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो इस वीडियो में देखने वाले वही हम लोग 2023 का मॉडल सेट देखेंगे। यदि मेरे चैनल में नए आए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, कि दूसरे को भी मदद मिल सके। दूसरे को मदद करते हो तो आपको भी भला ही होगा, है ना। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला क्वेश्चन बोला है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको याद रख लेना कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोल दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, बताना इनमें से किसका संबंध होता है। देखो, गोल दर्पण इस तरह से होता है, यहाँ पर बीचों बीच में क्या होता है? दर्पण के सामने यहाँ पर क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव यानी पी रहता है। और यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है? एफ। और यहाँ पर क्या होता है? सी। तो याद रखना है। और यहाँ से पूरा दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? यहाँ से दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। और यहाँ से इसके बड़ा एफ और यहाँ पर पी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं छोटा एफ, स्मॉल एफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा एफ के स्मॉल एफ से बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पर गोलीय दर्पण में जो होता है, ये आर और एफ में क्या संबंध होता है? तो याद रखना, आर जो होता है, देखो आर जो होता है ना, यहाँ से यहाँ देखो आर जो होता है, और ये फोकस दूरी एफ जो होता है, आर जो होता है एफ से 2 गुना होता है। तो याद रख लीजिएगा, फोकस का संबंध क्या होता है कि आर बराबर होता है 2 इंटू एफ होता है, और एफ बराबर क्या होता है? तो आर बटा 2 होता है। इसको याद रखना। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया है? देखो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी दिया, क्या दिया हुआ है कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। सही बात। देखो हम लोग यहाँ भी पढ़े, एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है। याद कर लीजिएगा, है ना। और बात बता दे रहे हैं कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है आर बाई 2 होता है, और एक होता है, और क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर 2 इंटू एफ होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। याद रख लीजिएगा, वैसा कौन सा राशि जो अपरिवर्तित होता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति जो होता है परिवर्तित नहीं होता है, जैसा तैसा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखो यहाँ पर 1 मीटर 2 को दिया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। तो यहाँ पर f का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/f का वैल्यू कितना दिया? 1। तो इसका काटने से 1 ही आएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। P का मान उत्तल लेंस की क्षमता, देखो क्षमता जो होता है लेंस की क्षमता, उसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसको हम लोग डी सूचित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 डी हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो कोई पर कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस का बात हो रहा है। तो याद रखना, उत्तल लेंस का जब बात होगा तो डायोप्टर जो होगा उसका पॉजिटिव आंसर आएगा। इसमें आ जाएगा पॉजिटिव आंसर आएगा। और यदि यहाँ पर उत्तल लेंस रहता, अवतल यदि लेंस रहता, अवतल लेंस, तो उसका आंसर क्या आता है? नेगेटिव में आता। इसमें आता है नेगेटिव चार्ज में आता। तो यहाँ पर क्या है? उत्तल लेंस का बात हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 में बोल रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, 4D क्षमता। और यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है 4D। क्या दिया हुआ है? 4D। तो क्या निकालना है? अवतल लेंस की फोकस दूरी निकाले, यानी एफ निकाल। अभी हम बोले एफ बराबर बोलो 1/p होता है। क्या होता है? P बराबर बोलो 1/f, या तो फिर बोलो एफ बराबर 1/p। बात बराबर ही है ना, जिसे गुना करने पर गुना हो जाएगा। तो इस कारण से देखो किस तरह बनाएंगे, हमको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी यानी ये अवतल लेंस की फोकस दूरी। इसका आंसर देखो किस तरह होगा। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया। तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है? 1/p होता है। तो P का वैल्यू बैठा दो 1/4। अब इसको भागा देंगे, उसके बाद कितना आएगा? भागा देने पर आएगा 0.25 होगा। हम जानते हैं जब भी इसको डायोप्टर से जब भी निकालते हैं हम लोग उत्तल लेंस से क्षमता से निकालते हैं, उसका आंसर कितना? मीटर में आता है। कितना में आंसर आएगा? इसका आंसर मीटर में आएगा। हमको यहाँ पर देखो सेंटीमीटर, मीटर में तो कहीं आंसर नहीं दिया है, हमको सब सेंटीमीटर दे। इसको मीटर को चेंज कर दो, इसको मीटर को क्या करना है? सेंटीमीटर चेंज कर दो। देखो 0.25 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो हम लोग मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, वाहन के अग्रदीपों जो रहता है वो लाइट रहता है, इसके वाहन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है यहाँ पर? तो याद रखना इसके किस दर्पण का होता है उपयोग, तो याद रख लेना वो अवतल दर्पण रहता है। कौन सा दर्पण रहता है? वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण रहता है वाला। हाँ, वाहन के अग्रदीपों में कौन सा उपयोग किया जाता है? याद रखना अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है। देखो मानव नेत्र जो आंख जो होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना। कहाँ पर बनता है? कभी सर रेटिना तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन देखो रेटिना इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो इसका हिंदी में क्या होता है? दृष्टिपटल होता है। क्या होता है? दृष्टिपटल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ बनता है? दृष्टिपटल में बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टिपटल बोलो चाहे रेटिना बोलो, जो ऑप्शन मिलेगा उसको टिक मार देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। देखो मानव नेत्र में सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? देखो सामान्य नेत्र का दूर, देखो हमारा नेत्र है तो इसका दूर बिंदु अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका देखो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। कितना होता है? अनंत। याद रखना अनंत होता है। यदि पूछ देगा, यदि क्वेश्चन घुमा सकता है इस तरह सामान्य नेत्र का कितना निकट बिंदु यदि पूछेगा, क्या पूछेगा? निकट बिंदु यदि पूछ देगा तो उसका कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कब होगा? जब इसको निकट बिंदु पूछेगा तब होगा। यदि पूछेगा दूर बिंदु तो याद रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि दूर बिंदु पूछा है। क्या पूछा है? दूर बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल नहीं है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखना कि नेत्र में जो प्रकाश पड़ता है उसको नियंत्रित कौन करता है? याद रखना आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। आइरिस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइरिस होता है, इंग्लिश वर्ड क्या होता है? आइरिस। याद रखना आइरिस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नेत्र में जो जाता है प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? परितारिका। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखो मानव नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी ना वास्तविक कैसा बनता है? तो याद रखना मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस रहता है। कैसा लेंस रहता है? क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। तो याद रख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो याद रखना 1 किलोवाट जो होता है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है। देखो यहाँ ऊर्जा दिया, हाँ देखो ऊर्जा दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा आंसर राइट हो जाएगा। यदि पूछेगा कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1 किलोवाट आवर बोलेंगे। क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन पूछ भी देता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? बोलना है 1 किलोवाट आवर। यदि पूछेगा किसका क्वेश्चन एक देखो पूछेगा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो बोलना 1 किलोवाट आवर। यदि पूछेगा 1 किलोवाट आवर किसका मात्रक है? तो याद रखना ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि कूलम किसका ऐसा मात्रक है? देखो कूलम जो होता है ना आवेश का ऐसा मात्रक। कैसा आवेश? विद्युत आवेश का मात्रक होता है। कैसा होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 13 बोल रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित कर। देखो विद्युत एक मोटर है, मोटर हमेशा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको याद रख लेना। जब भी मोटर का बात आएगा तो विद्युत को कवर करता है और देता क्या है? आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा देता है। कैसा ऊर्जा देता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो कहाँ पर दिया हुआ है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में। देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 बोल रहा है
कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो जल का जो टूटना, अपघटन माना कि टूटना, विद्युत के प्रक्रिया से क्या होता है, टूट जाता है। तो जल क्या टूटना, जब भी टूटना की बात होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो याद रखना वियोजन अभिक्रिया होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन में बोल रहा है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर क्या बना रहा है, कॉपर प्लस जल बना रहा है। क्या बना रहा है, कॉपर प्लस जल। देखो यहाँ पर बोला, क्वेश्चन पूछा कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हुआ है। देखो उपचयन, अपचयन का मतलब वो समझना चाहिए। उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। अपचयन का मतलब क्या होता है, जहां ऑक्सीजन के ह्रास होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखो यहाँ पर किसका, देखो यहाँ पर देखो इस लेफ्ट साइड में देखो, एरो साइड के लेफ्ट में देखो किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। देखो H2 था यहाँ पर अकेला, देखो यहाँ पर H2O आ गया। देखो O आया, H2 के साथ क्या हो गया, O आ गया। तो पहले यहाँ क्या था, H2 अकेला था, यहाँ पर क्या होगा, H2O आ गया, माने O का वृद्धि हो गया। तो ये किसका ऑप्शन हुआ है, याद रखना H2 का ऑप्शन हुआ है। किसका हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर आ जाएगा। पूछा इनमें किसका उपचयन हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, H2 का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, CuO। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है CuO, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हुआ है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इधर ऑक्सीजन हट गया, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ आ गया, मतलब यहाँ पर CuO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 15 क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम बार बार पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो है, मतलब इसमें चित्र को देख के बताना है यहाँ पर कैसा अभिक्रिया हो रहा है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है लोहे की कील। देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या है, लोहे का कील है। और यहाँ पर और दिया हुआ है, और देखो यहाँ पर दिया हुआ लोहे की कील होगा कि ये घोल जो है कैसा घोल है, कॉपर सल्फेट है। कैसा तो घोल है, कॉपर सल्फेट है। तो बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर लोहा के कील है, मैंने जो लोहा के क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं, प्लस क्या हो, कॉपर सल्फेट है। क्या है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट है यहाँ पर। तो क्या करेगा, ये जाएगा Fe को Cu के पास जाएगा, इसको Cu को भगाएगा यहाँ से, यानी इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा Fe हो जाएगा। तो क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा, और Cu को बेचारा अलग कर देगा। तो कैसा हो गया, ये विस्थापन, इसको हटा दिया, जिसको हटाता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो देखो इनमें से बताना है कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र का। क्या राइट आंसर हो जाएगा, लिटमस पत्र। देखो लिटमस पत्र जो होता है लाइकेन के पौधा से हम लोग प्राप्त करते हैं, याद रखना। लाइकेंस का जो पौधा होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, लिटमस का पत्र बनाया जाता है। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, लिटमस पत्र किससे बनता है, तो लाइकेन के पौधा से बनता है, याद रख लीजिएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिटमस पत्र। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 में बोल रहा है कि किसी बिलियन न का, देखो किसी बिलियन, यहाँ पर किसी बिलियन का, न एक्स्ट्रा दे दिया है, न नहीं देना है, किसी बिलियन का पीएच मान 10 है। किसी बिलियन का, देखो किसी बिलियन का एक पीएच मान कितना दिया है, 10 दिया है। कितना दिया हुआ है, 10। तो निम्नलिखित में से क्या होगा, देखो किसी भी पीएच मान का यदि 1 से 7 के पीछे होता है, क्या था, 1 से 7 के पीछे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। और 7 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। जो 7 आएगा उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि जिसका भी पीएच मान 1 से लेके 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अम्ल। और जैसे 7 आ गया उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। अब जैसे 8 से लेके कहाँ तक 14 तक आया, इसको बोलते हैं हम लोग क्षारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षारक, या तो क्षार बोलो। तो यहाँ पर क्या दिया, पीएच मान 10 दिया, तो 8 7 से ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, क्षार हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार। क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। देखो दिया गया सूत्र बताना ये कैसा सूचित करता है। देखो यहाँ पर एक अम्ल का संकेत है, अम्ल को सही सलामत अच्छा से सुना चाहिए, उसका अच्छा ने अच्छा से उसको प्रयोग करना चाहिए। तो देखो हाथ को भी गला सकते हैं, देखो हाथ को देखो गलाया है ना, एक थोड़ा कहीं भी तरह गिर जाएगा ना, तो हाथ को देखो किस तरह कर सकता है, हाथ को पूरा गला सकता है, इतना पावर होता है अम्ल का। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्र क्या दर्शा रहा है, क्या बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। क्या अच्छा से सुना चाहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। देखो एक बात याद रखना, इमली में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 बोले कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा अधातु है, धातु नहीं पूछा है, ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये देखो कोई फटाक से टिक मारता है पारा आंसर, मतलब कोई मतलब फटाक से मतलब पारा आंसर हो जाएगा, लेकिन पारा इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ यदि पूछेगा धातु, कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया, तो तब बोलना है पारा। यहाँ
क्या पूछ दिया, अधातु पूछ दिया है ना। यदि अधातु पूछेगा तो क्या, देखो ऑप्शन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है, उससे कौन सा धातु है, अधातु है जो द्रवावस्था में, उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं और एक नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन बोलो चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो, बात बराबर ही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है जरूर जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 23 में बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। किसका का आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या को आधार मान के बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 24 में, क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। देखो कौन सा ऐसा धातु है जो एगो सीरीज होता है, क्वेश्चन ये चैप्टर 3 का है धातु अधातु वाला। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हम देख एक बार छोड़ देंगे, वो धातु वाला चैप्टर और धातु वाला चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन छोड़ देंगे। एक सीरीज होता है जो अधिक अभिक्रियाशील वाला, सबसे फर्स्ट में क्या होता है, के होता है, क्या होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद होता है सोडियम होता है, उसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। इस तरह से सीरीज होता है वो, उसको सीरीज को याद कर लीजिएगा। जो सबसे फर्स्ट में आता है वो क्या होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील, बोले सबसे फर्स्ट में कौन आता है, पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 में कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज कहा जाता है कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि प्रोपेनॉल, देखो लास्ट में क्या रहा है, प्रोपेनॉल, ऑल लास्ट में क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है ना, इनमें कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, बताना है प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील मौजूद है। तो याद रखना इससे कौन सा है, अल्कोहल है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या रहा है, अल्कोहल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो याद रखना क्या नहीं होता। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जल का टूटना, जल का टूटता ही ये होता है। ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये सही बात है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है लेकिन मुक्त नहीं होता है। देखो ऑप्शन डी में बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ ये सही दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है नहीं। ऑप्शन में डी क्या दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है गलत दिया हुआ है। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है मगर मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अब क्वेश्चन 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 28 में कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो याद रखना किस दिशा में होता है, फ्लोएम का कार्य होता है सभी जगह पहुंचाना, ऊपर नीचे जहाँ वन तहाँ सब जगह पर पहुंचाता है, पत्ती से लेकर तना से हर जगह पहुंचाना, उसके खाना काम है हर जगह पहुंचाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर पहुंचाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 29 में ब्रियक, क्या बोल रहा है ब्रियक क्या बोल रहा है, ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिकाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिकाणु बोलते हैं। क्या कहा जाता है, ब्रिकाणु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ब्रिक यहाँ लिख दिया, ब्रिक लिख दिया है, यहाँ पर लिखना है ब्रिकाणु लिख लेना। क्या लिखना है, ब्रिकाणु। क्या लिखना है, ब्रिकाणु। अब 30 क्वेश्चन चल रहा है। 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्बन उत्तरदायी है, तो याद रखना फल को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोन स्रावित होता है। देखो एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ से होता है, स्त्री से होता है। कहाँ से, स्त्री से। स्त्री कहाँ होता है, देखो स्त्री में कौन से पाए, अंडाशय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब 32 में क्या बोल रहा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। 33 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, देखो ये सब क्या हो रहा है, मुकुल है, ये क्या है, मुकुल हो रहा है। क्या हो, मुकुलन आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मुकुलन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, मुकुलन।
नया चीज़ निकल रहा है, मुकुलन हो रहा है। और 20 देखो 34 में क्या बोला है कि पृथ्वी और चमगादड़ के पंख है। देखो पक्षी, पृथ्वी बोल रहे सॉरी, पक्षी और चमगादड़ के पंख है। देखो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या होता है? समरूप पंख होता है। कैसा अंक होता है? समरूप, समजात नहीं होता है, समरूप, समरूप होता है। देखो समजात एगो अलग होता है, समरूप अलग होता है। तो अगर समरूप तो नहीं दिया है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग और नाम से जान सकते हैं, असंजात बोल सकते हैं ना, असमजात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडल ने क्या, देखो मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? देखो किस पौधे का चुना था? तो याद रखना मटर का पौधा को चुना था। किस पौधा चुना था? मटर के पौधा को चुना था। कौन? मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर। 36 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? देखो उत्पादक मतलब सबसे फर्स्ट में कौन आता है? घास आता है। कौन आता है? घास। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी घास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। देखो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण कैसे होता है? कहते हैं प्रथम पोषी स्तर से होता है। कैसे स्तर से? प्रथम पोषी स्तर का होता है। कैसा होता है? प्रथम पोषी स्तर का होता है। ऑप्शन 38 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ओजोन परत के अपच के लिए क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। कैसा जिम्मेदार है? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CFG। क्या हो जाएगा? CFC हो जाएगा ना। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? मतलब बताना इनमें से कौन सा जो है, इनमें से उदाहरण जो है दिया है ऑप्शन, कौन जो है पहले का जीव से निर्माण नहीं हुआ है। तो याद देखो लकड़ी तो पहले जीव जंतु से, पेड़ पौधा क्या जीव जंतु है, इसमें तो जिसमें जान होता है। देखो बताना इनमें जो है किस पदार्थ, ऑप्शन जो दिया हुआ है जीव जंतु से प्राप्त नहीं हुआ है। गोबर गैस भी गाय बकरी से होता है, गाय बैल से होता है। कोयला भी कहाँ? पेड़ पौधा से होता है। देखो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिक की ऊर्जा जो है ये एकदम सही नहीं है। नाभिक का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिक की ऊर्जा नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 में क्या बोल रहा है कि पवन ऊर्जा, क्या बोल रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछ देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल चाहिए। यदि वीडियो पसंद आए तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। यदि दूसरों को शेयर करते तो आपको